हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के बारे में, जिसका अभी ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है मेंस के लिए, जो इसका मेंस का पेपर होने वाला है उसके लिए। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट डेट है 7/1/2022 से लेकर 28/1/2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि मैं संशोधन की डेट के बारे में बात करूं तो 4/2/2022 इसके संशोधन की डेट है। तो ये ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो तीन अति महत्वपूर्ण बातों पर। सबसे पहले यहाँ पर देखो, 24 अगस्त को पीईटी का एग्जाम हुआ था 2 शिफ्टों में। और यहाँ पर पीईटी में जिसका अच्छा स्कोर होगा वही कैंडिडेट यहाँ पर ये जो मेंस का एग्जाम है लेखपाल का, इसमें एलिजिबल होगा। तो सबसे बड़ा कंफ्यूज ये बना हुआ है कि जिन कैंडिडेटों का कम स्कोर हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है, किसी का मीडियम हो रहा है, तो स्टूडेंट जिनका बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है वो तो बिल्कुल कन्फर्म है, उन्होंने तो फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और उनको करना भी चाहिए। लेकिन जिन कैंडिडेटों के जो मार्क्स हैं वो बीच के लेवल के हैं, वो कंफ्यूज में है कि हमें मेंस के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ पीईटी के स्कोर के बारे में। और यहाँ पर मैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के को आधार मानकर बात करूँगा कि किसको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा पीईटी के स्कोर के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। देखो, पीईटी का एग्जाम 24 अगस्त को 2 शिफ्ट में हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। टोटल 21 लाख फॉर्म भरे गए थे और 17 लाख कैंडिडेटों ने पेपर दिया था। अब आप बोलोगे कि सर ये बात क्यों बता रहे हो आप? देखो, इन बातों का लिंक जुड़ा हुआ है। जो वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपको थोड़ी आगे चल के पता चल जाएगा कि ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपने पहले वैसे पढ़ लिया होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर जो ये जो नोटिफिकेशन है, इसका जो 11वां पॉइंट है, 11वां पॉइंट है, ये नोटिफिकेशन से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसका जो 11वां पॉइंट है उसको हमें पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यदि विज्ञापित पदों में के प्रयुक्त में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो। अब यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कंफ्यूज क्या है। कुछ लोग बता रहे हैं कि केवल 1 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। कुछ लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि 15%, जो 15% है जितनी वैकेंसियाँ हैं उसका 15% कैंडिडेट ही यहाँ पर एलिजिबल होंगे। कुछ लोग 20% बता रहे हैं, कुछ लोग 25% बता रहे हैं। लेकिन मैं मेरा अपना आंकड़ा बताऊँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। इसमें इन्होंने बताया था कि भाई साहब, यदि फॉर्म की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा एक या एक से अधिक शिफ्टों में, पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ है, एक या एक से अधिक दिन में आयोजित करवाई जाती है। क्या लिखा हुआ है? यदि फॉर्म की संख्या अधिक आती है तो ये पेपर एक या एक से अधिक दिनों में, एक या एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित करवाया जाएगा। तो देखो यहाँ पर भाई लोगों, ये पेपर हुआ था जब 21 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया और 17 लाख कैंडिडेटों ने पेपर दिया, और ये केवल 24 अगस्त को 2 शिफ्टों में हुआ था। तो जब यदि हम इसको मान लें 8.5 लाख का रेशियो, कि भाई 8.5 लाख कैंडिडेटों ने मॉर्निंग शिफ्ट में दे दिया और 8.5 लाख शिफ्टों ने कैंडिडेटों ने इवनिंग शिफ्ट में दे दिया। जब ये 8.5 लाख कैंडिडेटों का फॉर्म एग्जाम एक शिफ्ट में कंडक्ट करवा सकते हैं, तो भाई यहाँ पर अधिक फॉर्म की संख्या होने पर 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में करवाया जाएगा, कम फॉर्म की संख्या होने पर एक शिफ्ट में करवाया जाएगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं होती।
तो इन्होंने बिल्कुल जब ये 11वीं बात में बोला है, 11वें पॉइंट में बात बोली है कि यदि फॉर्म की संख्या अधिक आती है तो एग्जाम एक या एक से अधिक दिनों में, एक या एक से अधिक शिफ्टों में करवाया जाएगा। तो इससे हमें डायरेक्टली इंडिकेट हो रहा है कि जो फॉर्म की संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है, वो कम रखेंगे। हम एक शब्द में कहें तो वो ज़्यादा लोगों को पास करेंगे, यहाँ पर इस मेंस की परीक्षा के लिए वो ज़्यादा कैंडिडेटों को एलिजिबल करेंगे। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि, और बिल्कुल 100% इतना ही होने वाला है, 30 से 35 कैंडिडेटों को, कितने, 30 से 35% कैंडिडेटों को क्या किया जाएगा, मेंस के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। तो समथिंग 5.5 लाख के आसपास ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्या देंगे, मेंस का पेपर देंगे। किसका देंगे, मेंस का पेपर देंगे। और भाई 5.5 लाख कैंडिडेटों को यदि ये अधिक फॉर्म की संख्या मानते हैं तो 2 शिफ्टों में करवा लेंगे, बाकी ये पेपर एक शिफ्ट में बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं, कोई बोल रहा है कि 15% को पास किया जाएगा, कोई 20% बता रहा है। यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स रहेगा वो टोटल 17 लाख का, कितना, 17 लाख कैंडिडेटों ने पेपर दिया था, इसका 30 से 35%, ठीक है, इसका 30 से 35% कैंडिडेटों को ये मेंस के लिए एलिजिबल करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि आपका स्कोर इस क्राइटेरिया में है देन यू आर एलिजिबल, आपको अच्छे से तैयारी के लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेंस को कवर करता हूँ, सॉरी मेल्स को कवर करता हूँ। जो पुरुष हैं उनकी जो कट ऑफ है, उसका जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको बताने वाला हूँ। देखो, यदि जनरल से हो आप और आपके 53 से 55 के बीच में स्कोर हो रहा है तो आप 100% मेंस देंगे, आपको अच्छे से तैयारी के लग जाना चाहिए, आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। बात की जाए ईडब्ल्यूएस ओबीसी की तो 48 से 50 के बीच में, एससी की 43 से 45 के बीच में, एसटी की 38 से 40 के बीच में, दिव्यांग की 38 से 40 के बीच में, और एक्स सर्विसमैन की भी 38 से 40 के बीच में। तो यदि आपका स्कोर इससे ज़्यादा हो रहा है, किससे, इससे ज़्यादा हो रहा है, तो आप 100% फॉर्म अप्लाई करें और 100% गजब तरीके से तैयारी में लग जाएं। अब हम बात करते हैं फीमेल के बारे में कि यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रह सकता है। देखो, फीमेल के बारे में बता दूं मैं, यदि फीमेल जनरल से है तो 50 या 50 से अधिक का स्कोर हो रहा है तो आपको फॉर्म भर के तैयारी में लग जाना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो 45 से ज़्यादा का स्कोर हो रहा है तो आपको बिल्कुल तैयारी में लग जाना चाहिए। एससी और एसटी दोनों के यदि 38 से ज़्यादा का स्कोर हो रहा है तो इनको भी बिल्कुल 100% तैयारी में लग जाना चाहिए। तो ये था एक शॉर्ट लिस्ट का जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया था वो। तो ध्यान रहे, यहाँ पर 5 से 5.5 लाख के आसपास कैंडिडेटों को मेंस के लिए पास किया जाएगा, और इसमें इससे ज़्यादा मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो 100% एलिजिबल होंगे। तो यदि आपके इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप 100% फॉर्म भर के और तैयार के लग जाओ। अब हम यहाँ पर थोड़ी आगे बात करते हैं। देखो, उन्होंने लिख दिया यदि पेपर एक या एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए यदि एक या एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होता है तो। अब बात की जाए पेपर कब होगा, तो भाई इसका जो पेपर है ना वो 100% पूरे चांस है चुनाव के बाद होने का। पेपर चुनाव के बाद होगा, आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है तैयारी के लिए। एक तरीके से फरवरी और मार्च चुनाव में निकल जाएंगे, तो आपका पेपर है या तो लास्ट मार्च या फिर अप्रैल में होने के चांस है। अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च सीधे 3 महीने का आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो बिल्कुल सीरियस होकर ज़बरदस्त तरीके से तैयारी के लग जाएं, जिससे कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको एक सीट लेनी है। ठीक है, सीटों की संख्या भी बहुत अच्छी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यदि इस वैकेंसी के संबंध में यदि कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।